टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि संसदीय सरकार के लक्षण क्या हैं और ये जो मेरी क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि ये आप सब जानते हैं कि आपके टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था के लक्षण और जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब यदि संसदीय व्यवस्था के लक्षण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो पहला लक्षण आता है तो उस पहले लक्षण का नाम है नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है, यदि हम नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका के विषय में अध्ययन करते हैं तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की नाममात्र शक्तियां किसमें होती हैं? तो नाममात्र की जो शक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति में होती हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अब देखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि जो कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका में देखा जाए तो नाममात्र का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 है और अनुच्छेद 53 में और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आर्टिकल जो 74 है। इन दोनों आर्टिकल में जो है भारत में संसदीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 53 और जो अनुच्छेद 74 को एक साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि अब यहाँ से आपको समझना है कि क्या स्पष्ट होता है आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 को पढ़ने से। देखिए यहाँ पे तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि पहली जो विशेषता निकल के आई तो क्या है नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका के विषय में आपने यहाँ पर अध्ययन किया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरा लक्षण क्या है संसदीय व्यवस्था की। तो यहाँ पे दूसरे लक्षण में हम देखते हैं कि क्या है मंत्रिपरिषद, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बार बार, हाँ, मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये क्या है, ये दूसरी जो है लक्षण है। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। यदि विधायिका में मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो मंत्रिपरिषद होती है यह जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो है आपने विशेषता को या लक्षण को आपने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था का जो तीसरा लक्षण है तो क्या है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो तीसरी लक्षण है वह क्या है, वह है बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन। अब इसमें हम पढ़ेंगे
कि जो राजनीतिक दल विधायिका के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त करता है, उसी दल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी तभी तक रहता है जब तक उसे निम्न सदन में बहुमत प्राप्त है। निम्न सदन का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लोकसभा में जब तक जो है उसे बहुमत प्राप्त होता है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार का कार्यकाल निश्चित है। तो आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, अर्थात जो है जो चुनाव होता है लोकसभा का, इस लोकसभा के चुनाव में जिस भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उसी पार्टी के जो बहुमत दल का नेता होता है उसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ये जो है आपने एक लक्षण को यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं दूसरा लक्षण क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि दोहरी सदस्यता। तो इसमें आप देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था में मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अब वो देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को विधायिका की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार यदि कोई मंत्री विधायिका की सदस्यता खो देता है तो मंत्रिपरिषद की सदस्यता भी अनिवार्य रूप से छोड़नी होती है। तो इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि जो है दोहरी सदस्यता में आपने ये देखा कि मान लीजिए कि कोई भी मंत्री है, यदि वह विधायिका का सदस्य तभी तक वो मंत्री के पद पर बना रह सकता है, अन्यथा जो है उसे जो है उसके पद से हटा दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।